हेलो गाइस, मैं पूनम शर्मा आज फिर आप लोगों के लिए बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का वीडियो लेके आई हूँ। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली हर साल पूछा जाता है और इसमें से दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, दो तरह से आप लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं। एक तो शीत युद्ध में आज डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, और शीत युद्ध में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण पूछे जाते हैं, रीजन ऑफ कोल्ड वॉर, और दूसरा शीत युद्ध के जो चरण है, शीत युद्ध का जो टाइम पीरियड रहा है 1945 से 1991 तक, 1945 टू 1991, यानी ये द्वितीय विश्व युद्ध के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एकदम खत्म होते ही शुरू हो गया था। तो 1945 से इसका स्टार्टिंग टाइम माना जाता है, और जैसे यूएसएसआर 24 नवंबर 1990 को विखंडित होता है और उसके बाद वो 15 टुकड़ों में विभक्त हो गया यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ बोला जाता था। उसके बाद 1991 तक का दौर आते आते शीत युद्ध का समय पूरी तरीके से खत्म माना जाता है। तो 1945 से लेकर 1951 तक क्या क्या घटनाएं घटी इन दो महागुटों के बीच में, किस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रही, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी रही इन दोनों गुटों की वजह से। दो गुट कौन से? यूएसए और यूएसएसआर। तो वो हम देखेंगे, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के जो टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ पहला क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना बने और आप लोग अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। जो सेकंड टॉपिक है शीत युद्ध का जो फेसिस है, चरण है, 3 चरणों में मैं बांट के आप लोगों को शीत युद्ध समझाऊंगी। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को के लिए लेके आऊंगी 1-2 दिन के बाद ही। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण। क्या रीजन थे कि शीत युद्ध एकदम से उत्पन्न हुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एकदम से खत्म होने के बाद ही शीत युद्ध क्यों एकदम से शुरुआत हो गई? क्या ऐसे रीजंस रहे, कौन कौन से ऐसे कारण रहे, उसको डिस्कस करेंगे। इन सब को जानने से पहले आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शीत युद्ध होता क्या है, क्योंकि आप लोग एग्जाम जब भी अटेंड करेंगे तो इंट्रोडक्शन में शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का डेफिनेशन मेंशन करना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी होता है अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध क्या होता है, क्योंकि इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जस्ट पहले ही 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अभी मैंने आप लोगों को बताया, और उसके बाद दूसरा युद्ध शुरू हो गया जिसको हम कोल्ड वॉर या शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो क्या डिफरेंसेस थे इन युद्धों में, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि जो नॉर्मल जो वॉर होते हैं, जो जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इनमें अस्त्रों शस्त्रों सैनिकों के साथ डायरेक्ट लड़ाई की गई, डायरेक्ट एक दूसरे के साथ लड़े सारे देश, इन्वॉल्व हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पे, और बहुत सारे जान मान की हानि हुई। पर जब कोल्ड वॉर के नाम से जैसे पता लगता है ठंडा युद्ध, कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि जो इनडायरेक्ट लड़ी जाती है, और ये लड़ाई दो गुटों के बीच में लड़ी गई थी। पूरी दुनिया शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो गुटों में बट गई थी। खासकर यूरोप, पूरा यूरोप दो गुटों में बट गया था, और पूरी दुनिया भी अगर बोली जाए दो गुटों में बट गई थी तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि पूरी दुनिया ही दो गुटों में बट गई थी। एक तरफ यूएसए का गुट था, एक तरफ दूसरी तरफ यूएसएसआर का गुट था जिसको सोवियत संघ बोला गया, और 1990 के बाद सोवियत संघ का जो स्थान है वो रशिया और उसके साथ 15 और अन्य राज्यों ने ले लिया, क्योंकि ये विखंडित हो गया था, टूट गया था। तो रशिया के साथ और अन्य राज्य बन के सामने आए, तो उससे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है रशिया, ठीक है। और दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों में बटी, यूएसए, और एक तरफ यूएसए का गुट था, दूसरी तरफ यूएसएसआर का गुट था। तो कोल्ड वॉर होता क्या है? कोल्ड वॉर युद्ध करने की ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसा दौर होता है जिसमें डिप्लोमेसी के साथ लड़ाई की जाती है। हर कंट्री अपनी डिप्लोमेसी के साथ लड़ाई करते हैं। ये सैनिक अपने अपने सैनिक गुट बनाते हैं, अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग करते हैं, एक दूसरे की जासूसी करते हैं, अपनी अपने गुटों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, अपने गुटों को और प्रभावित करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए जो गुट में देश शामिल होते हैं उनकी आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से उनकी सहायता करते हैं, अपने गुट को और स्ट्रांग बनाते हैं ताकि दूसरे को गुट को बीट किया जा सके। यही पॉलिटिक्स चल रही थी इस समय पे यूएसए और यूएसएसआर के माध्यम से, के जरिए ये अपने अपने गुटों को मजबूत बनाने में लगे हुए थे, और कोशिश थी इनकी मैक्सिमम कंट्री हमारे गुट में आए।
यूएसए का जो आइडियोलॉजी रही है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी रही है शुरू से ही। यूएसए 1776 यानी 1776 से पहले ब्रिटेन का कॉलोनी थी। 1776 में जैसे रिलीज हुई है उसके बाद से डेमोक्रेसी इसका हमेशा इसकी आइडियोलॉजी रही है यूएसए की, अमेरिका की। और यूएसएसआर 1917 से पहले यहाँ पे जार यानी बोल सकते हो कि राजाओं का शासन था, और 1917 के बाद यहाँ पे कम्युनिज्म की पहल हुई है, कम्युनिज्म का आधिपत्य माना गया है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी रही है जिसको कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी कहा जाता है। तो दोनों आइडियोलॉजी बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो क्या क्या रीजन रहे हैं शीत युद्ध, यहाँ पे शीत युद्ध का जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाता है कि शीत युद्ध कूटनीति होती है, एक दूसरे को बीट करने के लिए अपने अपने सैनिक गुटों का निर्माण किया जाता है। शीत युद्ध के अंतर्गत एक दूसरे की जासूसी की जाती है और अपना आर्थिक और सैनिक सहायता देकर अपने अपने गुटों को मजबूत किया जाता है। शक्तियों अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए और भी ज्यादा शस्त्रों को बढ़ाने की होड़ लगी हुई थी इस समय पे, तो इसको शीत युद्ध का दौर कहा गया। और ये शीत युद्ध का दौर पूरे दुनिया में 45 साल तक चला, यानी 1945 से 1990 तक, 91 तक 45 साल का दौर रहा। और इन 45 सालों में शीत युद्ध का क्या क्या चरण रहे, कैसा रहा। कभी शीत युद्ध बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखता था, कोल्ड वॉर, कभी लगता था कि अब खत्म होने की सिचुएशन में है। इसी समय पे बहुत सारे शस्त्रों को खत्म करने के लिए बहुत सारी ट्रीटीज की गई, जैसे सीटीबीटी, एनपीटी, पीटीबीटी, सॉल्ट, स्टार्ट, इस तरीके की बहुत सारी संधियां की गई। तो लग रहा था कि अब जिसे देतांत की सिचुएशन कहा जाता है, तो उस समय पे लग रहा था कि अब शीत युद्ध खत्म होने वाला है। पर जैसे 1979 में 1980 के आसपास अफगानिस्तान में रशिया ने अपना आधिपत्य इंटरफेरेंस किया, तो ये न्यू कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाने लगा और शीत युद्ध ने और भी ज्यादा एग्रेसिव रूप ले लिया, और भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से दुनिया के सामने आया। तो ये चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शीत युद्ध के 3 फेज जो है, 3 चरण जो हैं, उसमें अच्छे से क्लियर करूंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे। उससे पहले मैं एक बात और आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ शीत युद्ध क्यों आया, क्या था एकदम से। अभी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, इतनी हानियां हुई थी, एकदम से पूरी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी देशों की। उसके बाद शीत युद्ध की क्या जरूरत थी। तो शीत युद्ध जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जापान का खात्मा किया गया हिरोशिमा नागासाकी पर अणु बम डाल के, बहुत बड़ा रीजन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने का। शीत युद्ध की शुरुआत होने के साथ बहुत बड़ा लिंक रहा है। किस तरीके से, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पूरी दुनिया के सामने ये बात आई कि भाई अमेरिका के पास अणु बम है, जो बहुत गुपचुप तरीके से बनाई थी अमेरिका ने, जिससे यूएसएसआर सबसे ज्यादा डरा। यूएसएसआर क्यों डरा? क्योंकि यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस का इससे ज्यादा असर नहीं पड़ा इस बात का कि अमेरिका के पास अणु बम है या परमाणु बम है उस समय पे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में डेमोक्रेसी थी और इसी के गुट के देश थे वो। पर यूएसएसआर को बहुत ज्यादा खौफ था इस बात का, क्यों? क्योंकि इसकी विचारधारा अलग थी यूएसएसआर की। यहाँ पे कम्युनिज्म था, 1917 से ही आ गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले दोनों में तनातनी तो थी, पर इतने खुले रूप से सामने नहीं आए थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय दोनों ही मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल थे। पर जैसे जर्मनी, जापान और इटली को खत्म किया गया, उनका खात्मा कर दिया गया, क्योंकि इनमें तीनों में तानाशाही व्यवस्था थी। इन दोनों से अलग ही आइडियोलॉजी थी इन तीनों देश में। इस जो तानाशाही आइडियोलॉजी वाले देश थे, जर्मनी, जापान, इटली, इनको खत्म कर दिया गया। अब दुनिया में 2 ही आइडियोलॉजी बची थी, एक डेमोक्रेसी, एक कम्युनिज्म। तो अब जितने ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां पे डेमोक्रेसी थी। तो ये सब मिलके, खासकर अमेरिका का ये रणनीति रहा यूएसए का कि कम्युनिज्म को खत्म किया जाए। तो ये डर यूएसएसआर को बहुत ज्यादा बना हुआ था कि अब मेरे को खत्म करने में लगेंगे सब डेमोक्रेटिक स्टेट मिलके। तो इसने भी अणु बम, परमाणु बम को बनाने की शुरुआत की, अपने आप को सैनिक तरीके से बहुत स्ट्रांग बनाने की शुरुआत की, अपने शस्त्रों की होड़ को बहुत ज्यादा इन्होंने शुरू कर दिए। यूएसएसआर ने बहुत गुट बनाने शुरू कर दिए। और जैसे ही, एक बात और डिफाइन कर देती हूँ, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, पूरे यूरोप को 2 भागों में बांट दिया गया था, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप पर यूएसएसआर का आधिपत्य था
और पश्चिमी यूरोप पे यूएसए का आधिपत्य देखा गया। अब जो यूएसए का आधिपत्य था ये सारे डेमोक्रेटिक स्टेट थे, और जो पूर्वी यूरोप का जो था और एशिया की कंट्री, क्योंकि जो यूएसएसआर है इसका क्षेत्रफल पूर्वी यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, तो अमेरिका को और इसके गुट को बहुत डर था, ब्रिटेन फ्रांस को खासकर, कि यूएसएसआर जो पूर्वी यूरोप है यहाँ पे भी कम्युनिज्म को फैलाएगा और एशिया की भी मोस्टली कंट्रीज में कम्युनिज्म को फैलाएगा और पूरी दुनिया में ज्यादातर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी काम करेगी। तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी था और इसके खिलाफ अमेरिका ने गुट बनाया उस समय पे। और अमेरिका के गुट में को नाटो, सीटो, सैंटो करके इन्होंने गुट बनाया, जिसको मैं आगे और अच्छे से क्लियर करूंगी। और यूएसएसआर ने इसी तरीके से वारसा का गुट बनाया और अपने अपने गुट में जो देश शामिल किए उनको प्रलोभन दिया कि हम आपकी आर्थिक सहायता करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे दूसरे गुट के खिलाफ। दूसरा गुट का अगर कोई भी देश आपके ऊपर अगर हमला करता है, यूएसए का गुट अगर नाटो, सीटो, सैंटो में से कोई भी वारसा के गुटों पे हमला करता है या वारसा के देश कोई भी इन देशों पे हमला करते हैं, तो ये सारे मिलके एकजुट होके इन देशों को आपस में अपने गुटों के देशों को बचाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रीटीज की गई जिसको आगे डिफाइन करते हैं, जो बहुत बड़ा रीजन थी शीत युद्ध को और भी ज्यादा आग में घी का काम करने के लिए। तो क्या क्या रीजन रहे उसको मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, जो आप अपने एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, जिससे आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। बहुत शॉर्ट में मैं डिफाइन करूंगी, पर आपको एग्जाम में इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। मैं अभी आपको शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण जो रहे हैं, पहला वैचारिक मतभेद, मैं इसको अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक यूएसए का गुट था, उसमें बहुत सारे देश शामिल थे, यूएसए ने बहुत सारे गुट बनाए थे उस समय, नाटो, सीटो, सैंटो करके। और दूसरी तरफ यूएसएसआर का गुट था और यूएसएसआर ने अपने गुट को वारसा का नाम दिया था। एक डेमोक्रेसी, उदारीकरण या कैपिटलिज्म को प्रमोट करता था यूएसए, दूसरी तरफ ये कम्युनिज्म को प्रमोट करता था। ठीक है। दूसरा ट्रूमैन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ट्रूमैन उस समय पे इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि जो पश्चिमी यूरोप है उसके अलावा भी जो पूर्वी यूरोप के देश हैं इनको क्यों ना प्रलोभन दिया जाए। प्रलोभन किस तरीके का, आर्थिक सुरक्षा की बात की जाए, और प्रलोभन अगर दिया जाएगा तो यहाँ के जो गरीब कंट्री है वो भी अमीर बन जाएगी। और कम्युनिज्म का क्या कहना होता है, जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी होती है वो गरीब और अमीरों की बात करते हैं। तो ट्रूमैन का मानना था कि गरीब ही कंट्री नहीं रहेगी, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगी, तो वो अपने आप ही कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वहां पे अपने आप ही कैपिटलिज्म की थ्योरी आ जाएगी। तो इन्होंने यही काम करने की कोशिश की थी, यूरोपियन कंट्रीज को आर्थिक सहायता देने लगे थे ताकि पूरी दुनिया को घेरा जा सके और कम्युनिज्म का खात्मा किया जा सके। दूसरा फुलटन भाषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में भी आप लोगों का आ सकता है। फुलटन भाषण जो चर्चिल द्वारा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे उस समय पे, उन्होंने फुलटन में एक जगह का नाम है, वहां पे स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कम्युनिज्म के खात्मा करने की जरूरत है। कम्युनिज्म पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जहां तक ये बढ़ चुका है यूरोप में, खासकर पूर्वी यूरोप के बाद जो पश्चिमी यूरोप की तरफ बढ़ रहा है, तो यहीं पे एक लोहे की दीवार खड़ी कर देनी चाहिए, आयरन कर्टन जिसको बोला जाता है, ताकि ये इसको क्रॉस करके आगे ना आ पाए। तो इस जो स्पीच जो चर्चिल ने फुलटन में दिया था, इससे यूएसएसआर बहुत ज्यादा खफा हो गए थे और बहुत ज्यादा और रीजन बढ़ गया था शीत युद्ध के, और भी ज्यादा आग में घी का काम किया था इस स्टेटमेंट ने फुलटन में जो चर्चिल ने दिया था। उसके बाद मार्शल योजना, मार्शल उस टाइम पे अमेरिका, ट्रूमैन जब राष्ट्रपति थे तो इसके सचिव थे, इनके सचिव थे, और मार्शल ने भी ट्रूमैन की तरह थ्योरी दी। इन्होंने भी यही काम किया कि आर्थिक सहायता दी जाए बाकी कमजोर देशों को ताकि कम्युनिज्म का खात्मा किया जा सके। मोलोटोव योजना जिस तरीके से मार्शल और ट्रूमैन ने पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए ये योजना चलाई थी कि हम क्यों ना प्रलोभन देके सबको मजबूत करे, स्ट्रांग करे आर्थिक रूप से, ताकि वो यूएसएसआर के गुट में कोई शामिल ना हो, हमारे गुट में आए, उदारीकरण, कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिले। इसी तरीके से यूएसएसआर ने मोलोटोव योजना चलाई थी। मोलोटोव यूएसएसआर के सचिव थे, जैसे मार्शल ट्रूमैन के सचिव थे, सेक्रेटरी थे, मोलोटोव उस समय पे यूएसएसआर के सचिव थे, सेक्रेटरी थे। इन्होंने भी यही योजना चलाई थी और पूर्वी यूरोप के जो देश थे उनमें प्रलोभन दिया था, लालच दिया था आर्थिक रूप से, और उनकी बहुत सारी सहायता करने की कोशिश की थी ताकि ये यूएसएसआर के गुट में शामिल रहे, पूर्वी यूरोप के कंट्री पश्चिमी यूरोप में शामिल ना हो जाए। और ये जो
गुटों का जो सिलसिला चल रहा था शीत युद्ध का, उस समय पे सबसे ज़्यादा यूरोप में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा था, क्योंकि विकासशील उस टाइम पे जो एशियन कंट्री थी मोस्टली वो कॉलोनी थी ब्रिटेन, फ्रांस, इन कंट्रीज़ की। तो यहाँ पे इनका प्रभाव देखने के लिए तो मिल रहा था, पर कम देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि उस समय पे जो विकासशील देश या तीसरी दुनिया के एशिया के देश रिलीज हो रहे थे कॉलोनी से, उपनिवेश से जो आज़ाद हो रहे थे, वो या तो अमेरिका के गुट में शामिल हो रहे थे अपने आप ही, या यूएसएसआर के गुट में शामिल हो रहे थे। पर ज़्यादातर इन देशों के जो इन एरिया के देश थे एशिया के, उन्होंने अपना अलग ही संगठन 1961 में बनाया, जिसको नेम या गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जल्दी। उसके बाद सैनिक गुटों का निर्माण, मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत सारे सैनिक गुटों का अपना अपना सैनिक गुटों का निर्माण कर रहे थे। यूएसए वाले, यूएसएसआर वाले, यूएसए में नाटो, सीटो, सेंटो को देखा गया, और यूएसएसआर में वारसा का प्रभाव देखा गया। इसमें वो अपने बाकी अपनी आइडियोलॉजी की कंट्री को शामिल करके अपने अपने गुटों में अपने सैनिक गुटों को मजबूत बनाने में लगे हुए थे। सातवां, ईरान से सेना का हटाया जाना। ईरान में जो यूएसएसआर की सेना थी वो बहुत मुश्किल से वो हट नहीं रही थी वहाँ पे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो देशों को बांटा गया था, तो ईरान में यूएसए को डर था कि ईरान में भी कम्युनिज्म को ना फैला दिया जाए, तो ये बहुत डर था वहाँ से। वो यूएसएसआर की सेना को यूएसए हटाना चाह रही थी, तो उसके लिए भी जब उसकी सेना को यहाँ से यूएसएसआर की सेना को हटाया गया, तो इससे यूएसएसआर और भी ज़्यादा चिढ़ गया था यूएसए से। तुर्की में हस्तक्षेप, तुर्की में भी जब यूएसएसआर ने हस्तक्षेप किया, तुर्की की जो स्वाधीनता है उसमें हस्तक्षेप किया और उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया, तो अमेरिका, यूएसए और उसके गुट के देशों को डर था कि तुर्की में भी कहीं साम्यवाद को की स्थापना ना करे। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि तुर्की में एकदम से इंटरफेरेंस करना, यूएसएसआर का तुर्की में इंटरफेरेंस करना यूएसए और उसकी जो गुट के देश थे उन्होंने पसंद नहीं किया। आगे परमाणु बम का आविष्कार, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पूरी दुनिया के सामने आया कि अमेरिका के पास अपने अणु बम है, परमाणु बम का आविष्कार कर चुके हैं, जिससे और भी देश, खासकर यूएसएसआर ने अपनी होड़ को, शस्त्रों की होड़ को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। और जो सैनिक गुट बने इस समय पे, यूएसए के सैनिक गुट और जो यूएसएसआर के सैनिक गुट बने, ये सैनिक गुट के देशों ने भी अपने अपने परमाणु बमों के शस्त्रों के को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इनका बहुत सारा प्रयोग किया गया, बहुत सारा आविष्कार किया गया उस समय, जिससे सच में दुनिया दो गुटों में बटी हुई नज़र आ रही थी और शीत युद्ध का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया इस समय। तो इस तरीके से आप लोगों को इन पॉइंट्स में इसको क्लियर करना है एग्जाम में, शीत युद्ध को, और कंक्लूजन के रूप में इसी तरीके से लिखना है कि ये शीत युद्ध का दौर बहुत ज़्यादा, कभी लगा कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, कभी लगा कि देतांत की सिचुएशन आई। देतांत में ये था कि बहुत सारे ट्रीटीज किए गए यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, जब शस्त्रों के होड़ को लग रहा था कि अब कम हो रहा है। पर 1979 में एकदम से अफगानिस्तान के ऊपर यूएसएसआर का जो हस्तक्षेप रहा, जिससे नव शीत युद्ध का नाम दिया जाता है, न्यू कोल्ड वॉर की शुरुआत मानी गई। और एक बात और कि जो कोल्ड वॉर है उसके जो इरा 45 साल तक रहा, उसमें कभी हमेशा हम लगा कि अब कोल्ड वॉर कभी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है, कभी अब ठीक हो रहा है सिचुएशन। तो ये किस लिए लगा कि ये डिपेंड किया कि किस समय पे कौन से नेता हैं दोनों देशों में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था ये बात। तो शीत युद्ध को ख़त्म होने में 45 साल लगे, और जब यूएसएसआर में गोर्बाचोव ने अपनी नीति बनाई, उनको जब यूएसएसआर बहुत आर्थिक रूप से पिछड़ापन वहाँ पे हो रहा था, तो उन्होंने नीति बनाई कि उदारीकरण को यूएसएसआर में लेके आना है। यूएसएसआर की आर्थिक व्यवस्था को ऊंचा उठाने के लिए कैपिटलिज्म को लेके आना बहुत ज़रूरी है। और उनकी जो ये थ्योरी थी गोर्बाचोव की, बहुत बड़ा रीज़न रही है यूएसएसआर के टूटने का, और उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है दुनिया से। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और अगर आपको वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।